नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजीता सेन। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्लास 11th रोजगार कौशल में सत्र 3 हरित अर्थव्यवस्था के लिए पर्णधारक। चलिए देखते हैं, इसके पहली कक्षा में हमने पढ़ा था सत्र 2 हरित अर्थव्यवस्था के लिए नीतियाँ। हरित अर्थव्यवस्था के लिए जो नीतियाँ बनाई गई हैं हमने वो सब पढ़ी थी इसमें। आज हम पढ़ेंगे सत्र 3। चलिए शुरू करते हैं। हरित अर्थव्यवस्था के लिए पर्णधारक। पर्णधारक का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति या समूह जिसके पास एक हिस्सेदारी या एक ब्याज या एक विशेष कार्रवाई में चिंता होती है। ठीक है, आइए हम यह समझकर शुरू करें कि पर्णधारक कौन है। किसी भी चीज़, व्यापार, नीति, गतिविधि में रुचि या चिंता रखने वाला कोई भी व्यक्ति पर्णधारक के रूप में जाना जाता है। चूँकि हरित अर्थव्यवस्था सभी को प्रभावित करती है और कई लोगों के समर्थन की आवश्यकता होती है, इसलिए हरित अर्थव्यवस्था में कई पर्णधारक होते हैं। चूँकि पर्यावरण आपको प्रभावित करता है और आपके कार्य पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं, है ना। पर्यावरण आपको प्रभावित करता है और आप पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। आप एक महत्वपूर्ण पर्णधारक भी हैं। सतत विकास के लिए समाज में सभी क्षेत्रों और सभी प्रकार के लोगों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। हरित अर्थव्यवस्था से संबंधित लोगों को प्रमुख पर्णधारकों की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि तालिका 5.3 में दिखाया गया है। चलिए देखते हैं तालिका 5.3 हरित अर्थव्यवस्था में पर्णधारक। इसमें सरकार, गैर सरकारी संगठन और व्यापार और उद्योग, ये 3 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। सरकारें और स्थानीय अधिकारी बनाते हैं और अन्य देशों के साथ स्थायी विकास कानून, नीतियाँ, कार्यनीतियों, मानकों, कार्यक्रम, समझौते कार्यान्वित करें। गैर सरकारी संगठन, कई व्यक्तिगत, सामाजिक कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन हरित अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यों को कार्यान्वित करने में सरकार और समाज की मदद करता है। व्यापार और उद्योग, हरित अर्थव्यवस्था की सफलता जनता और निजी क्षेत्रों दोनों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। कंपनियों को जिम्मेदार व्यापार, प्रथाओं और पर्यावरण की रक्षा करने का पालन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें किसान, महिलाएं और श्रमिक और ट्रेड यूनियन। इसके पहले हमने देखा सरकार, गैर सरकारी और व्यापार उद्योग। ठीक है, किसान पूरे देश के लिए अन्न और कृषि उत्पादों को
पैदा करते हैं। वे एक अर्थव्यवस्था और समाज के सबसे महत्वपूर्ण भाग में से एक है किसान, क्योंकि ये पूरे देश के लिए क्या करते हैं, अन्न पैदा करते हैं। ठीक है, हमारे लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। हर मौसम में परिस्थितियों से लड़के कृषि उत्पादों को पैदा करते हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज को बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। हरित अर्थव्यवस्था की सफलता में उनकी बड़ी भूमिका है, बहुत अहम भूमिका रहती है। ठीक है, किसान। महिलाएं, जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाओं का है और उनकी घर, समाज और अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका है। सतत विकास केवल संभव है यदि हम हरित अर्थव्यवस्था में उन्हें पूरी तरह से भागीदारी बनाने के लिए महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्रमिक और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हरित नीतियाँ इन्हें प्रदान करने पर लक्षित होती हैं। एक सभ्य जीवन और स्वस्थ वातावरण में सभ्य कार्य जैसे स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता तक पहुँच, और नेक्स्ट शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण तक पहुँच। ये दो एक सभ्य जीवन और स्वच्छ वातावरण में सभ्य कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूल जनजाति, वैज्ञानिक और तकनीकी समुदाय, बच्चे और युवा। मूल जनजाति, मूल निवासी या स्वदेशी लोग क्षेत्र के मूल निवासी हैं जो अभी भी अपनी प्राचीन जीवन शैली पालन करते हैं। हरित अर्थव्यवस्था से भारत के पहाड़ियों और जंगलों में ऐसी कई जनजातियों को लाभ हो सकता है। वैज्ञानिक और तकनीकी समुदाय, स्थायी विकास के सभी क्षेत्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जरूरत है। वैज्ञानिक सरकार और नीति निर्माताओं की प्रौद्योगिकी संबंधी समस्याओं की व्याख्या कर सकते हैं। वे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्थायी समाधान भी प्रदान कर सकते हैं। बच्चे और युवा, युवा हमारी अर्थव्यवस्थाओं के वर्तमान और भविष्य दोनों हैं। वे पर्यावरण की सुरक्षा और आर्थिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। उदाहरण, सौर प्रकाश परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कई पंधारक एक साथ आते हैं। हर दिन 15 करोड़ से अधिक लोग अंधेरे का सामना करते हैं या सबसे अच्छे साधन के रूप में उनके पास मोमबत्ती की रोशनी या मिट्टी के तेल के मंद चमक होती है जिसका धुआं जहरीला होता है। वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन एक सरल और सौर लाइट बनाने हेतु ग्रामीण
महिलाओं और युवाओं के लिए एक साथ आए हैं। लाइटर ऑफ लाइट नामक एक परियोजना उन जगहों पर रोशनी ला रही है जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए लैंप बनाने के लिए प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल किया जाता है। बॉटल लैंप बनाने के लिए प्लास्टिक बोतलों को रिसाइकिल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है ये। बोतल लैंप बनाना। प्लास्टिक की बोतलों में पानी और ब्लीच शैवाल के विकास को रोकने के लिए भरा जाता है। फिर इन बोतलों को घरों की छतों पर रखा जाता है और छत पर ये दर्पण के रूप में काम करना शुरू करते हैं, जो दिन के दौरान एक प्राकृतिक प्रकाश बल्ब बन जाता है। हालांकि ये बल्ब दिन के दौरान ही काम कर सकता है। प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के और ब्लीच भर देते हैं। ब्लीच भरने से क्या है, उसमें जो हम शैवाल के विकास मतलब जो ग्रीन कलर की काई बोलते हैं ना, वो जम जाती है, जो उसको रोकता है। ठीक है। फिर इनको छत पर रख देते हैं। इससे क्या है, जो धूप की किरणें इसमें रोशनी पड़ती है तो ये और तीव्र प्रकाश फैलाते हैं। यह बल्ब जो प्राकृतिक बल्ब प्रकाश माना जाता है, दिन के समय ही काम करते हैं, क्योंकि इसके लिए क्या, धूप होना आवश्यक है। सोलर सेल से लैंप बनाना। इस परियोजना में महिलाओं को सरल और संचालित रोशनी बनाने के लिए आवश्यक भागों की पेशकश करती है और उन्हें सिखाया जाता है कि उन्हें कैसे इकट्ठा किया जाए। महिलाएं उन्हें हाथ से इकट्ठा करती हैं। सर्किट में तांबे के स्ट्रिप्स बनाने का तरीका सीखती हैं। इस तरह वे यह भी सीखते हैं कि स्थानीय भागों और स्थानीय कौशल के साथ सौर रोशनी की मरम्मत कैसे करें। लोग लैंप बेचने से पैसा बनाने शुरू करने के बाद इसके पुर्जों के लिए भुगतान तय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके क्या क्या लाभ हैं। महंगी प्रदूषणकारी बिजली के आधार पर ग्रामीणों के पास लगभग मुफ्त स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। सौर लैंप बनाने और मरम्मत करने में प्रशिक्षित लोगों के पास आय का एक और स्रोत है। प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल किया जाता है। बेहतर प्रकाश व्यवस्था के कारण अपराध दर में गिरावट देखी गई है। चलिए अब प्रायोगिक अभ्यास। प्रायोगिक गतिविधियों को अध्यापकों द्वारा सुगम बनाया जाएगा और अध्यापकों द्वारा छात्रों को आवश्यक प्रतिक्रिया प्रदान की जाएगी। गतिविधि 1, समूह अभ्यास। हरित अर्थव्यवस्था के पणधारकों पर चर्चा। आपको हरित अर्थव्यवस्था में जो पणधारक हैं, जो सेवा और चिंता प्रदान करते हैं, के बारे में चर्चा करनी है। आवश्यक सामग्री पेन और कागज। इसमें आपको नोट करना है कि इनमें क्या क्या चर्चाएं आपने की। प्रक्रिया, 4-5 छात्रों के समूह बनाएं। प्रत्येक समूह को हरित अर्थव्यवस्था के किसी भी 2 पणधारकों का चयन करना है।
समूह के अंदर चर्चा करें। किन्हीं 2 पणधारकों को आपको इसमें चयन करना है और उनके बारे में इसमें लिखना है, जैसे सरकार या किसान या मूल जनजाति, महिलाएं। आप इसमें कोई भी 2 चूज़ कर लें और उनके बारे में आपको समूह में चर्चा करनी है। क्या पणधारक की क्या भूमिका है, ये पॉइंट आपको उसमें लिखने हैं, चर्चा करनी है और लिखने हैं किन्हीं 2 को जिनका आपने चयन किया है। का पणधारक की क्या भूमिका है और खा वे हरित अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं। आपको अपनी नोटबुक में ये दोनों पॉइंट उसके लिखने हैं, राइट। थर्ड, प्रत्येक समूह को अपनी बातों को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अध्यापक को ऐसे समूह बनाने चाहिए जिसमें सभी पणधारकों को कवर करते हैं। गतिविधि 2, सोलर बल्ब बनाना पर सौंपे गए कार्य। आवश्यक सामग्री: कार्डबोर्ड बॉक्स, प्लास्टिक की बोतलें, मुद्रित कागज, कैंची और टेप। प्रक्रिया: अपने खुद के सौर बल्ब बनाने के लिए तालिका में दिखाए गए चरणों का पालन करें। अपने माता पिता और स्कूल के अधिकारियों को उनका उपयोग शुरू करने के लिए मनाएं। आपको तालिका में आगे दिखाया गया है कि कैसे आप सौर बल्ब बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं और अपने माता पिता और स्कूल में जो आपके टीचर्स और अधिकारी हैं उनको उपयोग करने के लिए आग्रह करें और उन्हें मनाएं। ठीक है। अब अपने घर में धूप की रोशनी लाएं। अपने खुद के सौर बल्ब बनाने के लिए बनाएं और घर में धूप की रोशनी लाएं। चलिए देखते हैं सौर बल्ब बनाने के लिए कदम। आपको ये चित्र इसमें देख पा रहे होंगे कि कैसे आपको सौर बल्ब बनाना है। पहले कागज का, कार्डबोर्ड का एक बॉक्स आपको स्क्वायर शेप में तैयार करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट उसमें बॉटल रखना है प्लास्टिक की, हाँ। उसमें फिर पानी भरना है और ब्लीच डालना है ताकि उसमें शैवाल ना बैठे, जमा हो, एकत्रित ना हो। ठीक है। फिर इसको बंद कर देना है। इस तरीके से इसमें ये दिखाया गया है। आप अपने घर में धूप की रोशनी लाने के लिए इसको बनाएं और एक प्रयास करें। आप ये चित्र बनाने के लिए, देखने के लिए इस वेबसाइट पर जो आपको इसमें नाम दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप इन बॉटल बल्बों को बनाने के लिए एक छोटा सा वीडियो भी देख सकते हैं जो इसमें आपको वेबसाइट दी गई है, इस पर क्लिक करके। ठीक है। अपने मोबाइल पर क्लिक करके उसमें टाइप करिए और ये डालिए, तो आपको इसमें एक वीडियो भी आप आसानी से देख सकते हैं कि आप ये कैसे बना सकते हैं, राइट। अब अपनी प्रगति जांचें। का बहुविकल्प प्रश्न। प्रश्नों के नीचे दिए गए सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें। मैं एक प्रश्न पढ़ूंगी जिसके 4 विकल्प हैं। आपको इसमें उसका सही उत्तर बताना है। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा पणधारक हरित अर्थव्यवस्था के लिए नीतियां बनाता है। का गैर सरकारी संगठन, खा वैज्ञानिक समुदाय, गा सरकार या घा निजी क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है गा सरकार, राइट।
अब नेक्स्ट ख विषय संबंधी प्रश्न। किसी भी 5 परधारकों की सूची बनाइए। वर्णन करें कि वे हरित अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं। आपको 5 परधारकों के नाम इसमें सूची बनाना है और वर्णन करना है कि यह हरित अर्थव्यवस्था के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण हैं। परधारक जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया, आप कोई भी 5 ले सकते हैं। चलिए मैं एक बार इनको रिपीट करती हूँ, आप सुनिएगा फिर से कौन कौन से हैं। सरकार पहला, दूसरा गैर सरकारी संगठन, तीसरा व्यापार और उद्योग, चौथा किसान, पांचवा महिलाएं, छठवां श्रमिक और ट्रेड यूनियन, सातवां मूल जनजाति, आठवां वैज्ञानिक और तकनीकी समुदाय, नौवां बच्चे और युवा। ये 9 प्रकार के परधारक हैं। इनमें से आप किन्हीं भी 5 जो आपको समझाने में सही हैं उनकी आप सूची बनाएं और ये क्यों आवश्यक है, ठीक है, ये भी आप उसमें नोट करें। अब आपने क्या सीखा? इस सत्र के पूरा होने के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे। हरित अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण परधारकों की पहचान करना। ये जो 9 परधारक हैं, क्या आप इनको पहचान कर पाएंगे? इनकी पहचान कर पाएंगे या इनमें से प्रत्येक परधारक की भूमिका की व्याख्या करना। जो इनकी भूमिका है आपने अभी पढ़ा, क्या आप यह करने में सक्षम होंगे? अपनी नोटबुक में इनको नोट करें और स्वयं के पहचान करें क्या आप यह करने में सक्षम हैं या नहीं। अब आज का सत्र 3 मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसके पहले हम देख लेते हैं कि इस सत्र में हमने और क्या पढ़ा। हमने इकाई 5 में हरित कौशल में सत्र 1 पढ़ा था, जिसमें हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में समझा था कि हरित अर्थव्यवस्था जिसमें विकास को बढ़ावा दिया जाता है, कैसे यह कारगर हुआ, कैसे इसे हरित अर्थव्यवस्था को आगे बनाने के लिए प्रयास किए गए, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला, हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये सब इसमें आपने सत्र 1 में पढ़ा था, जिसमें कृषि, ऊर्जा संसाधन, वानिकी, मछली पालन, निर्माण, पर्यटन, परिवहन, जलवहन प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण उद्योग आदि सत्र 1 में आपने पढ़े थे, ठीक है, और इसके कुछ प्रायोगिक अभ्यास किए थे। इसके बाद हमने सत्र 2 हरित अर्थव्यवस्था के लिए नीतियाँ, जो हरित अर्थव्यवस्था की नीतियाँ सरकार द्वारा स्कूल, कॉलेज आदि में नियम और निर्देश की तरह बनाई गई हैं। यह किसके लिए, क्यों, कैसे, कब, कहाँ करना है, निर्धारित किया जाता है। यह हमने सत्र 2 में पढ़ा था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना के तहत कौन कौन से मिशन बनाए गए थे, सत्र 2 में हमने समझा था, ठीक है। जो ग्रीन इंडिया मिशन पढ़ा था, महुए के पेड़ के बारे में, फूल के बारे में, उसके द्वारा कैसे अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है, यह सब हमने उसमें
जाना था और जवाहर नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को राष्ट्रीय सौर मिशन के रूप में जाना जाता है भी पढ़ा था, राइट। स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन इंडिया पढ़ा था कि कैसे महात्मा गांधी के वर्षगांठ पर 150वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में शौचालय का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत को प्रदान किया था, राइट। और आज हमने सत्र 3 हरित अर्थव्यवस्था के प्रधारकों के बारे में जाना, ठीक है, कि यह 9 प्रकार के होते हैं और यह कैसे आवश्यक है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सत्र 4 सरकारी और निजी एजेंसियां। इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।